गुड मॉर्निंग। आज अपन एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर न्यू चैप्टर नंबर 9 है, सूत्रकृमि, घोंघा व स्लग। इसकी बात करेंगे कि भाई इनके क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, इनकी क्या विशेषताएं हैं और इनसे उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं, कि भाई इनकी सहायता से, इनके माध्यम से कौन से पादप रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इनकी बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखिए, अपने 10 से 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, 10 से लेकर 14 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब अपन 9th 8th 7th 6 पहले ये कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी 1 to 5 कंप्लीट करेंगे। तो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, सूत्रकृमि, घोंघा, स्लग व आपके इनके द्वारा होने वाले पादपों में रोग हैं, इनकी विशेषता, लक्षण की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग क्या है कि सूत्रकृमि का सामान्य परिचय, संरचना, वर्गीकरण एवं पादप रोग। पहले सूत्रकृमि पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले हेडिंग क्या है, सूत्रकृमि। सूत्रकृमि इंग्लिश में से कहा जाता है, निमेटोड कहा जाता है आपके, ठीक है। सूत्रकृमि क्या है, निमेटोड क्या है, इनका क्या पढ़ेंगे अपन, सामान्य परिचय पढ़ेंगे, इनकी क्या विशेषता है, क्या लक्षण है, सामान्य परिचय। इसके अलावा अपन इसका बारे में पढ़ेंगे संरचना, वर्गीकरण, इनकी संरचनाएं कैसी होती है, इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। साथ में इनके बारे में अपन क्या पढ़ेंगे कि सूत्र जो सामान्य संरचना होगी, वर्गीकरण हो गया, और पादप रोग, कि इनके द्वारा पादपों में कौन से रोग होते हैं उनकी बात करेंगे, पादप रोग, ठीक है। ये आपके हो गया इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई, सूत्रकृमि शब्द कैसे दिया गया, इसकी बात करते हैं। देखिए कि सूत्रकृमि ऐसे क्या कहा जाता है, निमेटोड कहा जाता है, निमेटोड, ठीक है। तो ये जो शब्द की उत्पत्ति निमेटोड, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नेमा एवं ओइड से। कौन सी भाषा, ज़्यादातर अपने साइंस के अंदर ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा से शब्द लिए गए हैं। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला भाग, पहला शब्द जो आपके है, इसे कहा जाता है नेमा, और दूसरा है ओइड्स। इन दो शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है। ये दोनों शब्द क्या है, ग्रीक शब्द है। और नेमा से, नेमा का मतलब, जो नेमा शब्द इसका मतलब होता है धागे समान, धागे सदृशीय या धागे नुमा, या ऐसे ऐसे धागे नुमा संरचना या धागे के समान संरचना। और ओइड्स का मतलब होता है आपके, ओइड्स का मतलब होता है रूप। ओइड्स का मतलब क्या हो गया, रूप, कि धागे नुमा रूप या धागे नुमा संरचना वाला, ठीक है। तो इस धागे नुमा परजीवी को सूत्रकृमि कहते हैं। क्या कहा जाता है कि धागे नुमा परजीवी, क्या जो परजीवी होते हैं, परजीवी मतलब जो किसी दूसरे जीव के शरीर में निर्भर रहते हैं, उनसे पोषण ग्रहण करते हैं। परजीवी दो प्रकार, बाह्य परजीवी, अंत्य परजीवी। बाह्य मतलब शरीर के, जब किसी जीव के शरीर के बाहर रहकर भोजन ग्रहण करते हैं। अंत्य परजीवी जब किसी जीव के शरीर के अंदर रहकर भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये क्या है, परजीवी है, ठीक है। तो धागे नुमा क्या पाया जाता है, ये परजीवी होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, सूत्रकृमि कहते हैं। और सूत्रकृमि का शरीर कैसा होता है, बेलनाकार, शरीर कैसा होगा, बेलनाकार, बेलन की आकृति का। और अंग्रेजी से क्या कहते थे, वर्म भी कहते थे। कि अंग्रेजी से किस नाम से जानते थे, इल वर्म भी कहते थे। इनको क्या कहा जाता था, इल वर्म के नाम से भी जानते थे इन्हें। अंग्रेज क्या कहते थे इनको, अंग्रेज इल वर्म। इल वर्म के नाम से भी इसको जानते थे। और वहीं अमेरिका में से किस नाम से जाना जाता है, नेमा के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, अमेरिका, नेमा। ठीक है, ये इसके बारे में बेसिक जानकारी होगी। इसकी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आप सोच सकते हैं, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे, जानकारी पूछे नहीं जाते। लेकिन अब अपन चैप्टर स्टार्ट करें तो अपन को प्रत्येक वर्ड का अर्थ पता होना चाहिए। इसे स्टार्ट करें, जो बुक में दिया उसको एक भी छोड़ना नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन की, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई सी भी एग्जामिनेशन का, 10th ले लीजिए, 12th ले लीजिए, एक यह चीज़ ध्यान रखिए, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपकी किताब से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और किताब के अंदर से कुछ भी आ सकता है। वो आपको एक नंबर निमेटोड क्या है, किस भाषा से, तो ये भी पूछने में कुछ भी, लेकिन चांसेज कम है। तो अपने पढ़ा वाले का तो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये हो गया इसकी बेसिक जानकारी। अब पढ़ते हैं इसकी परिभाषा, कि वह सूत्रकृमि है। इसके बाद सामान्य परिचय हो गया, भाई कि क्या है, कहाँ से इसके शब्द लिए गए हैं, इसका अर्थ क्या है, ये बात हो गई। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन, कि एग्जाम में परिभाषा आ गई, भाई सूत्रकृमि क्या है या निमेटोड क्या है। इंग्लिश में याद रखेंगे, निमेटोड क्या होता है। देखिए, तो इसे क्या कहा जाता है कि सामान्यतः सूक्ष्म, क्या है, सूक्ष्म
कर्मी सदस्य, सूक्ष्म कर्मी सदस्य त्रिस्तरीय, कर्मी सदस्य त्रिस्तरीय द्विपार्श्व समिति, द्विपार्श्व समिति बहुकोशिकीय। देखो इसके वर्ड का अर्थ मैं बताऊंगा आपको। बहुकोशिकीय, उसके बाद खंडहीन, खंडहीन कूटगोहिक, एकसेरुकी, एकसेरुकी। और इसमें देखिए सोचो, एकसेरुकी जंतु जो, एकसेरुकी जंतु जो जल या मृदा, एकसेरुकी जंतु जो जल या मृदा में मृत जीवी के रूप में, जल या मृदा में मृत जीवी, मृत जीवी के रूप में, मृत जीवी के रूप में पौधों, मृत जीवी के रूप में पौधों एवं जंतुओं पर, पौधों एवं जंतुओं, पौधों एवं जंतुओं पर परजीवी, पौधे एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में रहते हैं, पौधे एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में जंतुओं, पौधे एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में रहते हैं, जंतु के रूप में, के पौधे एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सूत्रकृमि कहते हैं। रहते हैं उन्हें सूत्रकृमि कहते हैं। देखिए ये इसकी परिभाषा, एग्जाम में आता था, यही परिभाषा आपको लिखी, सुन लीजिए आप। सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटे, कर्मी मतलब कीड़े के समान, कोमा आकृति के, सदस्य मतलब कर्मी सदस्य, कर्मी के समान दिखते हैं। त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय का मतलब होगा, देखिए साथ में समझ लीजिए। त्रिस्तरीय मतलब होता है ऐसे जीव जिनके अंदर एक्टोडर्म, जब जीव की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले 3 स्तर बनते हैं शरीर में, 3 कोशिकीय स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों स्तर भ्रूणीय अवस्था में पाए जाते हैं जीव में, तो उसे बोलते हैं त्रिस्तरीय। 2 पाए जाते हैं तो द्विस्तरीय। द्विपार्श्व समिति का हम लोग गया कि जब किसी जीव के शरीर को किसी एक अक्ष से बराबर 2 भागों में बांटा जा सकता है, उसे बोला जाता है द्विपार्श्व समिति। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। कैसे कि मनुष्य को बीच वाला पोर्शन है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, मस्तिष्क से लेकर नाक को 2, नाक से होते हैं, मुंह से, होठ से होते हैं, बीच में से यहीं से अपना एक भाग, एंगल है, एक भाग है, यहाँ से बीच में से रेखा गुजरे तो शरीर मनुष्य का बराबर 2 भागों में बटेगा, अन्यथा नहीं बटेगा। तो बराबर 2 भागों में, ठीक है। बहुकोशिकीय, एक से अधिक कोशिका जिनमें पाई जाती है। खंडहीन मतलब शरीर खंडों में विभक्त नहीं होता है। कूटगुवीय कि इनमें क्या होता है, आपके एक्टोडर्म जो होती है और एंडोडर्म जो होती है उसको चारों तरफ से मेसोडर्म कवर नहीं करती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? कूटगुवीय। एकशेरुकीय जिनके अंदर ईंट हड्डी नहीं पाई जाती है। तो ये इनके सबके वर्ड हो गए। तो जो एकशेरुकीय जंतु में जो जल या मृदा के, या तो एक रहेंगे जल में रहेंगे या मृदा में, मर्तजीवी मरे हुए रूप में, ठीक है, मर्तजीवी रूप में पाए जाते हैं। सड़ी गली चीजों, मर्तजीवी मतलब सड़ी गली चीजों से भोजन ग्रहण करने वाले, ठीक है, या कोई जीव जंतु मर जाते हैं उनसे भोजन ग्रहण करने वाले, सड़ी गली चीजों से भोजन ग्रहण करने वाले मर्तजीवी के रूप में पौधों मतलब पादपों पर या जंतुओं पे परजीवी, परजीवी मतलब पादपों से या जंतुओं से क्या करेंगे? पोषण ग्रहण करेंगे, उस पर निर्भर रहेंगे, उनके शरीर पर रहेंगे, उन्हीं के द्वारा जल, उन्हीं के द्वारा भोजन ग्रहण करेंगे और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो परजीवी के रूप रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सूत्रकृमि कहा जाता है। एग्जाम से हिसाब से ये आपकी परिभाषा महत्वपूर्ण है, आपको यही सूत्रकृमि की परिभाषा याद करनी है, ठीक है। अब आप आगे देखिए, अगला है आवास एवं वितरण की बात करते हैं कि भाई आवास और वितरण इनका क्या होता है, क्यों? देखिए,
तो ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी बात करेंगे। किस वातावरण में रहते हैं, आवास वितरण। आवास वितरण देखिए कि सूत्रकृमि सभी प्रकार की आवासीय दशाओं में, जैसे जल, 3 अवस्थाएं हैं ज़्यादा, जल, आपके स्थल के जल में, स्थल में, फिर इसके बाद बात करें तो ये समुद्र में, पहाड़ों पर, सब जगह पाए जाते हैं। समुद्र जल और खारा जल, पहाड़, तो यहाँ फिर क्या होता है, आदि सभी जगहों पर या स्थानों पर ये पाए जाते हैं, इन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी बात करता है कि भाई एक अनुमान लगाया गया कि एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर सूत्रकृमि लगभग सूत्रकृमि कितनी जाति पाई जाती है, 5 लाख। अनुमान है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। अनुमान क्या है कि सूत्रकृमि कितनी जाति पाई जाती है, 5 लाख जातियां पाई जाती है, 5 लाख जातियां पाई जाती है। ठीक है सर, अब आप आगे देखिए, और इनमें से केवल लगभग कितनी 25,000 जातियों का अध्ययन अब तक किया जा चुका है। ये 5 लाख अनुमान है, कितनी जातियों का अध्ययन हो चुका है, 25,000 जातियों पर पढ़ा जा चुका है। इनकी क्या विशेषता है, क्या लक्षण है, क्या रोग फैलाते हैं, 25,000 जातियों का क्या है, अपन को नॉलेज है। ठीक है, 25,000 जातियों का क्या क्या है, उसका अध्ययन किया जा चुका है अभी तक। ठीक है, अब आप आगे देखिए। इसके अलावा हम बात करें कि सूत्रकृमि क्या है, मुख्य रूप से क्या है होते हैं, स्वतंत्र एवं परजीवी अवस्था में पाए जाएंगे। या तो क्या रहेंगे, ये स्वतंत्र रहेंगे, या क्या रहेंगे, स्वतंत्र, या आपके क्या होते हैं, परजीवी अवस्था में पाए जाते हैं। कि या तो स्वतंत्र रहेंगे या फिर ये क्या रहते हैं, परजीवी अवस्था में पाए, 2 अवस्थाओं में से एक अवस्था में पाए जाएंगे। परजीवी मैंने अभी आपको बताया था, किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं, उनसे भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण ग्रहण करते हैं। इसके अलावा कि प्राय या मुख्य रूप से जो पादप परजीवी सूत्रकृमि की औसत लंबाई है, कि जो पादपों में संक्रमण फैलाते हैं, कि जो पादपों में जो संक्रमण फैलाते हैं, पादप परजीवी के रूप में जो आपके सूत्रकृमि होते हैं, इनकी लंबाई की बात करें, औसतन मतलब एवरेज है, सभी की बात है, किसी में कम ज़्यादा हो सकता है, लगभग कितनी होती है आपके 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई इसकी होती है आपके 0.05 मिलीमीटर, मतलब बहुत ही छोटे हैं, सूक्ष्म। ठीक है, या इससे भी कम हो सकता है, कि इससे भी कम हो सकता है, इससे भी कम। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने सूक्ष्म जीव है। नग्न आंखों से देखना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पॉसिबल नहीं होता, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। और अब देखिए इसके और कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं साथ में। ये जो आपके हैं पादप परजीवी जो होते हैं, सूत्रकृमि भोजन के लिए क्या होते हैं, परपोषित पौधे पर क्या होते हैं, परपोषित पौधे के बाह्य या आंतरिक एवं आंतरिक परजीवी रूप में पाए जाते हैं। कि वे क्या करेंगे, जो सूत्रकृमि होते हैं, पादपों पर जो निर्भर रहते हैं, पादपों पर परजीवी रहते हैं। यह तो क्या होते हैं, बाह्य परजीवी होंगे, ये मतलब पादप की बाह्य सतह पर। यह क्या होते हैं, आंतरिक परजीवी होते हैं। ठीक है, या आपके आंशिक मतलब पूरी तरह से ना तो अंदर ना पूरी तरह से बाहर, इस प्रकार से क्या होते हैं, पादपों पर रहते हैं और उनसे पोषण ग्रहण करते रहते हैं। अब आगे देखिए कि बाह्य परजीवी के रूप में जो सूत्रकृमि होते हैं, उसका समस्त शरीर पौधे के बाहर ही रहता है, मतलब बाहर, मतलब जैसे ये प्लांट्स बना हुआ है तो ये जैसे सूत्रकृमि, तो ये इसके बाहरी सतह पे ऐसे रहेगा। और मान लीजिए आपके केवल सूत्रकृमि का मुख्य व सिर पौधे के उत्तक में प्रवेश करता है, तो ये क्या कहलाएगा, आंशिक आंतरिक परजीवी। अब मान लीजिए इसका मुख्य शरीर प्रवेश हो गया यहाँ पे, बाकी शरीर बाहर है, तो इसे क्या बोलेंगे, आंशिक आंतरिक परजीवी। कि आंशिक है, थोड़ा अंदर के है, आंशिक आंतरिक परजीवी। ठीक है सर, ये बात होगी। भाई आप किसी डाउट हो गया, आंशिक आंतरिक परजीवी का मतलब क्या हो गया, तो आंशिक मतलब आपके क्या होगा कि जो आपके सूत्रकृमि हैं, इनके क्या मुख व सिर जो है वो अंदर रहता है,
ठीक, ऊतकों में प्रवेश करता है पात्र, जैसे क्या बोलते हैं आंशिक आंतरिक परजीवी कहा जाता है। कि भाई जो आंशिक आंतरिक परजीवी अवस्था में सूत्रकृमि होते हैं, जैसे क्या देंगे कुछ सिर और कुछ भाग होते हैं पात्रों के अंदर प्रपोषी भागों में, वो पौधों में ऊतकों में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा क्या है कि जबकि आंतरिक परजीवी जो अवस्था में जो सूत्रकृमि होते हैं, पूरा शरीर क्या होता है परपोषी पादप या कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। मान लीजिए कोई सूत्रकृमि आंतरिक परजीवी, तो ये आंतरिक परजीवी अंदर आ गया, अब ये आंतरिक परजीवी है। क्या, जब आपके सूत्रकृमि का पूरा शरीर पादप की कोशिका के ऊतकों में प्रवेश कर जाता है तो उसे क्या बोलेंगे आंतरिक परजीवी, या आपके बाह्य परजीवी। और इसका मुख और सिर अंदर है तो आंशिक आंतरिक परजीवी कहा जाता है। तो सबसे घातक कौन सा होगा, आपके आंतरिक परजीवी होते हैं। कि सूत्रकृमि क्या हो सकते हैं, चल व अचल प्रकृति में दोनों प्रकार के होते हैं। एक सूत्रकृमि जो होते हैं ये आपके चल मतलब गतिमान व अचल जो गति नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। अब इसके अलावा क्या है कि मर्तोपजीवी और स्वतंत्र जीवी सूत्रकृमि जो होते हैं वो जल मृदा में पाए जाते हैं। कि मर्तोपजीवी जो सड़ी गली चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, स्वतंत्र जीवी जो आपके किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं जल व मृदा में पाए जाते हैं। जल में भी हो सकते हैं और मृदा के अंदर भी हो सकते हैं। तो ये कहाँ पाए जा सकते हैं, जल व मृदा दोनों में, जल व मृदा दोनों पर। जल व मृदा दोनों पर पाए जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कार्बनिक पदार्थ मतलब पादप में कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, वसा, प्रोटीन जो भी इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, जंतुओं पे तो उनसे कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, प्रोटीन है, वसा है, इनसे अपना क्या करते रहते हैं, कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। कि सूत्रकृमि जो होते हैं ये पौधों में, प्राणियों में, पृथ्वी पर जल, थल, नभ सभी अवस्थाओं में, सभी जगह ये पाए जाते हैं। कि जल में भी रहेंगे या कि स्थल या थल पे रहेंगे, नभ मतलब आपके पहाड़ है, इनमें भी पाए, धरातल से ऊपर भी पाए जाते हैं। तो इसके बाद आपको जो उदाहरण दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, उनके एग्जाम्पल आपको एक उदाहरण याद रखना है कि जैसे खारे जल में, मृदा में पाया जाने वाला सूत्रकृमि का नाम क्या है, शुद्ध जल में पाए जाने वाला सूत्रकृमि का नाम क्या है। जैविक परिचय जो आपके जैविक परिचय जो आपके प्रदूषण के बारे में बता देंगे, जल प्रदूषण के सूचक, वायु प्रदूषण के सूचक। ये मान लीजिए निमेटोड यहाँ पाया जाता है तो इसका मतलब यहाँ जल प्रदूषण रहित क्षेत्र है, या ये पाया जाता जल प्रदूषण क्षेत्र है, इसका भी पता लगाते हैं, बताते हैं। मानव के अंदर कौन सा परजीवी, उनकी भी बात करेंगे। फिर जैविक नियंत्रण में जिनके द्वारा क्या होते हैं जैविक क्रियाएं, मतलब दूसरे जीवों को नियंत्रित किया जाता है। मान लीजिए किसी फसल के अंदर कोई कीटाणु का इनका मात्रा बढ़ गई तो सूत्रकृमि ये इनको नष्ट कर देते हैं, तो उसमें इनका उपयोग क्या है, कौन कौन से ऐसे जीव हैं। पादप परजीवी जो सूत्रकृमि के पादपों में संक्रमण करते हैं वो कौन से हैं, उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, तब सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं, फिर कुछ निम्न प्रकार के उदाहरण उनकी बात करेंगे। देखिए बात, सबसे पहले खारे जल और मृदा जल में पाए जाने वाले कि खारे जल, एक एक उदाहरण याद कर लीजिए, बहुत काफी आपके लिए। खारे जल और मृदा में पाए जाने वाले सूत्रकृमि। ठीक है, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, तो पहला है कीटोस्टोमा। कीटोस्टोमा एक तो आपके खारे जल में इनमें पाया जाने वाला। फिर है क्रोमेडोरा, क्रोमेडोरा। ठीक है, इसके अलावा आपके डिओन्टोसोमा, डिओन्टोस्टोमा, डिओन्टोस्टोमा। ये आप 3 उदाहरण है, कोई एक याद कर लीजिए। फिर इसके बाद शुद्ध जल में, प्योर जल जिसकी पीएच आपकी कितनी हो 7 हो, शुद्ध जल में पाए जाने वाली निमेटोड्स की बात करते हैं, सूत्रकृमि की बात करें तो क्या है, इसमें आता है प्लेक्टस, प्लेकेटस, प्लेकेटस अदा के है प्लेकेटस। फिर इसके बाद आपको आता है डोराइलेमस, डोराइलेमस। अजीब नाम है, थोड़े से याद करने पड़ेंगे अपन को, एक एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए। फिर निगेलोमस, निगोलेमस। इसके अलावा आपके मोनानंकस,
मोना नमकस नमकस। इसके अलावा लेब्डियाटिस लेब्डाइटिस आदि। फिर तीसरे अपन एग्जाम्पल पढ़ते हैं जैविक परिचायक। अभी बता रहे जैविक परिचायक मतलब जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण का सूचित करने वाले जैविक परिचायक। जैविक परिचायक के अंदर ये इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जल व पर्यावरण प्रदूषण के सूचक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका आपके दो उदाहरण दिया है कि दिया है पेनागिलस। क्या है? पेनागिलस। इसके अलावा रेडिवाइवस। उसके बाद है आपके मानव परजीवी की बात करते हैं कि मानव के अंदर कौन से परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो मानव परजीवी के रूप में बहुत सारे नाम देखो। पहला आ रहा है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। एस्केरिस पे पढ़ा था, उसमें बात की थी। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ते हैं जैसे एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए वाउचेरिया बेंकोप्टाई। इसके अलावा आपके ओनकोसर्का वोल्वुलस। इसके अलावा एनकाइलोस्टोमा। ड्यूडोनेल। लास्ट आपका बचा ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। अब देखिए इसमें से आप एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। वाउचेरिया बेंकोप्टाई पढ़ चुके हैं अपन, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। और ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस नारू बाला रोग होता है जिससे। वाउचेरिया बेंकोप्टाई आपके हाथी पाँव रोग होता है जिससे। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो होता है आपके इससे एस्केरियासिस रोग हो जाता है। तो ये तीन अपने कहीं ना कहीं चैप्टर में आ ही जाएंगे, तो इस हिसाब से ये तीन महत्वपूर्ण है। बाकी तो पढ़ने नहीं है, फिर इनका आपको ध्यान रखना नाम का। अब देखिए आगे पढ़ते हैं जैविक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होने वाला है। तो ये देखिए एग्जाम लेते हैं एक एक, जो भी आपको याद हो अच्छे से, जो आपको सिंपल है वो याद कर लीजिए। इतने याद होंगे भी नहीं, आप लोग करने भी नहीं है। एग्जाम पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा एक पूछा जा सकता है। ठीक है, जैविक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होने वाले हैं। तो अपने 5वां प्रकार है जैविक नियंत्रण के रूप में। जैविक नियंत्रण मतलब जीव के द्वारा नियंत्रण, उसे बोलते हैं जैविक नियंत्रण। जैसे आप मान लीजिए कि कल लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो गेम्बूसिया मछली आपके मच्छरों के लार्वा को खाती है, तो ये जैविक नियंत्रण है, जीव के द्वारा नियंत्रण। तो इसमें देखिए आप देखा है कि रोमेनोमर्सिस जो है कुल्सी ओरेक्स, ये मच्छर नियंत्रण में तो प्रयोग होता है। देखिए क्या नाम है, देखिए थोड़े से बड़े नाम है इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, आपको अच्छे से याद करना है। रोमेनोमर्सिस, क्या नाम है? रोमेनोमर्सिस कुल्सी ओरेक्स। ठीक है, याद करना इसको। ये मच्छर नियंत्रण में तो उपयोग होता है, मच्छर ज़्यादा होता है तो इनका उपयोग किया जाता है मच्छर नियंत्रण में।
इसके अलावा आपके एक और नाम दे रखा है जिसके पढ़ेंगे अभी, टेनरनेमा एवं हेटेरोबेडियाहाइटिस। ये जो सूत्रकृमि होते हैं क्या करते हैं, विशेष प्रकार के जीवाणु जो होते हैं फोटोरेबिडस और जीनोरेबिडस को कीट गोह में प्रवेश कर कीटों में सेप्टिसीमिया रोग पैदा कर देते हैं। क्या होता है देखिए, कौन सा नाम है, टेनरनेमा और आपके हेटेरो क्या हो गया आपके, टेनरनेमा और आपके हेटेरोबेडाइटिस जो है ये क्या करते हैं सूत्रकृमि विशेष जीवाणु में। कौन से जीवाणु, विशेष जीवाणु, कौन से जीवाणु है, ये जीवाणु हो गए आपके फोटोरेबिडस और आपके एक है जीनोरेबिडस। ठीक है, इनके अंदर क्या करते हैं, ये जीवाणु को प्रवेश करा देते हैं कीटों की गुहा में, और जैसे कीटों में कौन सा रोग हो जाता है, कीटों के अंदर कीटों में रोग हो जाता है सेप्टिसीमिया। कीटों में कौन सा रोग हो जाता है, सेप्टिसीमिया रोग हो जाता है कीटों के अंदर। ये क्या करते हैं जीवाणु आपके जो है टेनरनेमा और हेटेरोबेडाइटिस, ये क्या करते हैं, कुछ जीवाणु जैसे फोटोरेबिडस और जीनोरेबिडस में क्या करते हैं, आपके इन विशेष प्रकार के क्या होते हैं जीवाणु प्रवेश कराते हैं किनमें, कीटों के अंदर, और कीटों में सेप्टिसीमिया रोग उत्पन्न करते हैं। अब आप अगला है कि पादप जो है पादप परजीवी के रूप में बात करते हैं। इसके बाद एक आपको बोला बचेगा पादप परजीवी जो है कि ऐसे कौन सूत्र हैं जो पादपों में परजीवी हैं, पादप परजीवी की बात करते हैं। ठीक है, कि पादपों में कौन से परजीवी हैं इसकी बात करते हैं। देखिए कि सूत्रकृमि पौधों की जड़ों में या वायु भागों में क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं। ये कहाँ करेंगे कि पौध ज़्यादा मुख्य रूप से पादप की जड़ों में तथा वायु भागों में ठीक है, ये क्या करते हैं आपके संक्रमण करते हैं। कौन से हैं ऐसे, तो पहले एंगुइना, एक तो ये हो गया आपका सूत्रकृमि एंगुइना, और टिट्रिसाई, ठीक है, मिलोइडोगाइन, इसके बारे में पढ़ेंगे अपने सिलेबस में भी, तो ध्यान में तो वहीं आ ही जाएगा। ठीक है, प्रजातियां हैं, इसके अलावा आपके हेटेरोडेरा की मिलोइडोगाइन की प्रजातियां, इसकी प्रजातियां अलग अलग पाई जाती है, अपने इंडोनेशिया होगी शायद प्रजातियां। फिर आपके हेटेरोडेरा, इसके अलावा एवेनी ट्राइलैंकुलस, फिर है सेमी पेनिट्रांस। ये कुछ ऐसी जातियां हैं जो पातों उत्पन्न करती है। आप इसमें अपने सिलेबस में ही मिलोइडोगाइन तो ये काम आ जाएगा, बाकी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये ऐसी कुछ महत्वपूर्ण हैं जातियां। इसके अलावा देखिए अब अगला जो आपके आएगा वो है आपके कि उप परजीवी सूत्रकृमि की प्रजातियां, कि जो क्या करती है, पादपों की जड़ी की ऊपरी सतह से भोजन ग्रहण करती है, जिससे पौधा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और इनके द्वारा पौधों के भागों पर बनाए गए छिद्रों से दूसरे परजीवी पौधों के लग जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। यह जो आपके इनके कुछ नाम हैं प्रजातियों के, ये अपन क्या है नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अभी तक जो अपने पढ़ा कि अपने मुख्य रूप से क्या किया कि सूत्रकृमि कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें से अपन बात की खारे जल में और मृदा जल में पाए जाने सूत्रकृमि की बात की, फिर अपने शुद्ध जल में पाए जाने सूत्रकृमि के नाम लिखे। ठीक है, आपको एक एक नाम याद करना है। जैविक परिचय के रूप में कौन से सूत्रकृमि काम आते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा। मानव परजीवी के रूप में कौन से सूत्रकृमि काम आते हैं उनकी बातें की। ठीक है, मैंने आपको कहा था वेस्केरिस लुम्ब्रिकोइड से याद कर लेना। ठीक है, इसके अलावा ओचिरिया ब्रैंकोप्टाई है, ये याद कर लेना। जैसे बता ड्रेकोप्लस मेडिसिन आप 10th क्लास में पढ़ के 10th क्लास में पढ़ा था, 11th में थोड़ा बहुत आया था इसके बारे में। फिर अपन जैविक नियंत्रण रूप में प्रयुक्त होने वाले सूत्रकृमि पढ़े, फिर पादप परजीवी के सूत्रकृमि पढ़े जो अपने सिलेबस में भी है। इन सब की अपने बात की थी कि ये क्या है, मुख्य रूप से कुछ ऐसे सूत्रकृमि हैं जो अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, पादपों क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो आज अपने पढ़ा सूत्रकृमि का सामान्य परिचय, फिर सूत्रकृमि जो है ये इनका नामों का अर्थ क्या है, फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर इनका वितरण पढ़ा, ये कहाँ पाए जाते हैं,
कि किस प्रकार का संक्रमण करते हैं, ठीक है, कहाँ संक्रमण करने के चांसेस इनके ज़्यादा रहते हैं, इन सब की अपन ने बात कर ली थी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।